जय श्री केदार, जय उत्तराखंड। स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर वंश, जिस कार्तिकेयपुर वंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश बोला जाता है। ऐतिहासिक राजवंश बोलने के पीछे इसके कई पहलू हैं, कई कारण हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख और जो पुख्ता कारण है इस ऐतिहासिक राजवंश बोलने का कि ये उत्तराखंड का पहला ऐसा राजवंश हुआ जिसके अभिलेख प्राप्त हुए। इससे पहले जो कुड़िंद थे उनके हमारे पास सिर्फ सिक्के मिल रहे थे। ये जो है इनके कार्तिकेयपुर राजवंश के टोटल 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे प्राचीन अभिलेख त्रिभुवन राज का बागेश्वर का अभिलेख है। त्रिभुवन राज ने बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और त्रिभुवन राज का बागेश्वर का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसे बागेश्वर का शिलालेख भी कहते हैं। इसके बाद बागेश्वर में भूदेव का शिलालेख मिलता है और भूदेव के शिलालेख में यहाँ पर 8 राजाओं का नाम उल्लेखित होता है इस कार्तिकेयपुर वंश के। इसके साथ साथ मैंने बताया था आपको कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करने वाला आदमी कौन था? बसंत देव, जो कन्नौज के राजा यशोवर्मन। देखो हर दिन क्लास करने से पहले मैं आपको ये रिवीजन कराता हूँ। यशोवर्मन का क्या था? समकालीन था और मौखरी वंश था कन्नौज के पास, इसका समकालीन था बसंत देव। और बसंत देव में यशोवर्मन का जो है कन्नौज के उत्तराधिकार का युद्ध होने के में ये कन्नौज जो बहुत बड़ी शक्ति थी ये अन्य युद्धों में व्यस्त हो गए और हिमालय क्षेत्रों में क्या करा? बसंत देव ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। बसंत देव के बाद इसमें एक और राजा का नाम है जो मिटा हुआ है अभिलेखों में, जो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस कार्तिकेयपुर राजवंश जो हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक राजवंश, जिसका कार्यकाल 700 से लेकर 1050 ईस्वी तक चलता है, इसमें जो है टोटल 14 शासक शासन करते हैं। टोटल कितने शासक? 14 शासक। और 14 शासक जो शासन करते हैं वो 3 परिवारों के होते हैं। कितने परिवारों के? 3 परिवार। तो हम कहते हैं 3 परिवारों के 14 शासकों ने कार्तिकेयपुर वंश पर या कार्तिकेयपुर राज्य पर क्या किया? शासन किया। और कार्तिकेयपुर की जो वर्तमान पहचान है वो जोशीमठ का ऊपरी क्षेत्र है, ठीक। और जोशीमठ के पास नरसिंह मंदिर जो है इनका पहला बनाया गया मंदिर है। और स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो है एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने उत्तराखंड में स्थापत्य कला को स्वर्ण काल को ले गया। और जितने भी उत्तराखंड में आज जितने भी मंदिर हैं हमारे सब कत्यूरी मंदिर हैं, कत्यूरी काल के मंदिर हैं। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो मदमेश्वर हो, चाहे वो तुंगनाथ हो, चाहे वो जागेश्वर हो, चाहे वो द्वाराहाट हो, ये मंदिर अपने में सब विशिष्ट हैं। और हमको उत्तराखंड को विशिष्ट बनाने में अगर किसी राजवंश का सबसे बड़ा हाथ है तो वह है कार्तिकेयपुर राजवंश। ये कार्तिकेयपुर राजवंश के लोगों ने ही क्या करा? कत्यूरी काल के मंदिर बनाए थे। यहाँ पर 3 परिवार के बारे में हमने डिस्कस किया था। पहला परिवार है खरपड़देव परिवार, दूसरा परिवार है निम्बर वंश। खरपड़देव परिवार का जो है अंत होने का कारण होता है कि धर्मपाल का युद्ध, धर्मपाल का आक्रमण होता है। राजा धर्मपाल जो बंगाल का शासक था वो आक्रमण करता है और इस खरपड़देव वंश का जो अंतिम राजा है इसकी पीढ़ी का वो है त्रिभुवन राज। इस त्रिभुवन राज के समय बंगाल के शासक धर्मपाल का आक्रमण होता है जिसमें क्या होता है? त्रिभुवन राज हार जाता है। और यहाँ पर जीसी के साथ ही उत्तराखंड में क्या? खरपड़देव वंश खत्म, ठीक है। अब कुछ समय बाद निम्बर वंश आ जाता है। इन्हीं के परिवार का एक आदमी फिर से स्वतंत्र सत्ता स्थापित करेगा जिस वंश का नाम क्या है? निम्बर वंश। ये इनका सेकंड परिवार है, ठीक है। निम्बर जो है सबसे पहले किससे संधि करता है? धर्मपाल के साथ संधि करता है। या पालू के साथ संधि करने वाला शासक कौन था? निम्बर देव, ठीक। निम्बर देव के बारे में हमने पढ़ा था। निम्बर देव के में है जो यहीं पर इच्छड़ देव है। इच्छड़ देव ने क्या करा? गढ़वाल और कुमाऊं को एकता में बांधने का प्रयास किया और 4 मंदिर बनाए। जागेश्वर मंदिर, और जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किसने किया? निम्बर देव ने। उसके बाद आता है ललित सूरदेव। ललित सूरदेव जो है सबसे प्रतापी शासक है जिसके 3 अभिलेख मिलते हैं और जिसकी उपाधि क्या है? काली कलंक धरती का मग्न अवतार, 12 अवतार के समान ललित सूरदेव अपने को बताता है, ठीक है। ललित सूरदेव अपने को क्या बताता है? धरती पर 12 अवतार के समान, ठीक है। काली कलंक मग्न धरती का उद्धारक, ठीक। इसके अलावा जो है परम भट्टारक गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि लेते हैं। कौन? ये कार्तिकेयपुर राजा। ये हमने लिखा हुआ है, देखो ये उपाधि याद रखना, याद रखा पेपर में। गिरिराज, गिरि मतलब होता है पहाड़, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, गिरिराज चक्र चूड़ामणि, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि कौन लेते थे?
ये कत्यूरी शासक लेते थे। तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि भी लेते थे। तो निंबर वंश को भी हमने डिस्कस करा। निंबर वंश में निंबर आएगा, निंबर के बाद आएगा इष्टदेवगण, इष्टदेवगण के बाद आ जाएगा कौन, ललित सूरदेव, ललित सूरदेव के बाद आया भूदेव। ठीक, उसके बाद हमने इसे पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है सलोणादित्य वंश। ठीक है, तो हेडिंग डालो सलोणादित्य वंश, ये इनका तीसरा परिवार है। ठीक है, ठीक है। तो सलोणादित्य वंश के बारे में हमारी ये जानकारी मिलती है कि हम ये पढ़ते हैं कि जो सलोणादित्य जो नाम है, इस नाम का शासक ने जो है इस वंश की स्थापना नहीं करी थी। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सलोणादित्य पे, कि जो हम अभी तक माना निंबरदेव ने निंबर वंश कराया, खरपरदेव ने खरपर वंश कराया, हम इसको मानते हैं कि सलोणादित्य जो वंश है इसका संस्थापक जो है वो इच्छटदेव है। कौन है? इच्छटदेव। और हम ये मानते हैं, इतिहासकार, हम नहीं मतलब इतिहासकार ये मानते हैं कि सलोणादित्य क्या होगा, इसके पिताजी रहे होंगे और अपने पिताजी के नाम पे इसने नया वंश खोला होगा, जिस वंश का नाम क्या है, सलोणादित्य वंश। तो हम ये मानते हैं कि सलोणादित्य राजा गद्दी पर बैठा या नहीं बैठा, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर प्रमाण ये मिलता है कि सलोणादित्य जो वंश जिसने कार्तिकेय पूर्व में जो तीसरा परिवार जिसने बाद में प्रभुत्व बनाया, वो तीसरा परिवार है, वो सलोणादित्य वंश। इसका संस्थापक कौन ना, इच्छटदेव। और यही पेपर में पूछा गया था, और पूछने का कारण भी था गुरुजी, क्योंकि ये क्या है, इसका नाम इच्छटदेव है और वंश का नाम क्या है, सलोणादित्य वंश। जिसके इतर हम दोनों राजा, दो परिवार और पढ़े हमने, निंबर परिवार और खरपरदेव परिवार। जहाँ खरपरदेव खरपर वंश की स्थापना कर रहा है, निंबर निंबर वंश की स्थापना कर रहा है, लेकिन सलोणादित्य पर ऐसा नहीं है। सलोणादित्य वंश का संस्थापक कौन है, इच्छटदेव है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना है, सलोणादित्य लिखो। सलोणादित्य उत्तराखंड का एक ऐसा राजा था जिसने कभी शासन नहीं किया। ठीक, इंपॉर्टेंट लिख देना, इच्छटदेव नाम याद रखना। इच्छटदेव द्वारा सलोणादित्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, तो सलोणादित्य वंश का संस्थापक कौन है, इच्छटदेव। ठीक, इच्छटदेव के बाद जो राजा बनता है उसका नाम है देशटदेव। इच्छटदेव का खाली संस्थापक है ये। किस वंश का संस्थापक है, सलोणादित्य वंश। अब देखो, देशटदेव के बारे में जानकारी मिलती है हमें कि देशटदेव ने क्या करा, कि इसकी जो जानकारी मिली, देशटदेव की जानकारी वो हमें मिली चंपावत के बालेश्वर मंदिर। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से हमें क्या है, देशटदेव की, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से हमें देशटदेव की अभिलेख मिलता है। टोटल मैंने कहा ना, इनका जो इतिहास जानने का स्रोत है वो भी अभिलेख है। तो देशटदेव, जो इच्छटदेव के बाद देशटदेव, जिसकी जानकारी कहां से मिली हमें, बालेश्वर अभिलेख। और बालेश्वर मंदिर का है चंपावत में। ठीक है, मंदिर भी चंपावत में, बाली का मंदिर है। और चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कत्यूरी राजा देशटदेव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक हमें यह पता चलता है कि इसने क्या है,
विजयेश्वर मंदिर के लिए यामुन गांव दान दिया। कहीं यामुन लिखा हो, कहीं यमुना लिखा हुआ। तो दूसरा जो इसका पॉइंट आता है कि विजयेश्वर मंदिर के लिए इसने क्या करा, यामुन गांव दान दिया। किसने? देसट देव ने। इच्छट देव इस वंश का संस्थापक है, सलोणादित्य वंश का। और इच्छट देव के बारे में एक ही जानकारी है कि ये संस्थापक है। इच्छट देव के बाद राजा बनता है देसट देव। देसट देव की जानकारी बालेश्वर अभिलेख से मिलती है और इसके विजयेश्वर मंदिर में इसका यामुन गांव दान करने का उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला लिखो। अगला राजा आएगा पद्मदेव। सलोणादित्य वंश का जो अगला राजा है वो है पद्मदेव। पद्मदेव का जो जानकारी का स्रोत है, पद्मदेव की जो जानकारी मिलेगी हमें वो मिलेगी पांडुकेश्वर अभिलेख। पांडुकेश्वर अभिलेख से पद्मदेव की जानकारी मिलेगी। पांडुकेश्वर से अभी हमें ललित सूर्यदेव के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अभी एक अभिलेख और किसका प्राप्त हुआ बाद में, पद्मदेव का। पद्मदेव का पांडुकेश्वर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए, किसके लिए, बद्रीनाथ मंदिर के लिए 4 गांव दान दिए। और इसे दानी दधीची, जो देवताओं के गुरु थे ना, देवताओं को क्या अपनी हड्डियां दान कर दी थी दधीची ऋषि ने, तो दानी और दधीची की उपाधि दी गई है। ठीक है, दानी और दधीची की उपाधि दी गई है। और हमने इसको एक और उपाधि इसमें लिख रहे हैं, समस्त दिशाओं पर, समस्त दिशाओं पर विजयी प्राप्त करने वाला राजा भी हमने किसको माना है, देसट देव को माना है, पद्मदेव को, सॉरी किसको, पद्मदेव को। तो पद्मदेव की जानकारी कहाँ से मिली आपको, पांडुकेश्वर अभिलेख से। यही क्वेश्चन है, यही इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो दूसरा इंपॉर्टेंट है फैक्ट है वो है कि इसने 4 गांव दान दिए। इसके बाद पद्मदेव के बाद जो राजा आता है उसका नाम है सुभिक्षराज, सुभिक्षराज देव। सुभिक्षराज देव क्या करेगा, ये पहला शासक है जो राजधानी जोशीमठ से हस्तांतरित कर, राजधानी पहले ना कार्तिकपुर राजवंश की राजधानी कहाँ है, जोशीमठ। जोशीमठ से हस्तांतरित कर कहाँ लाएगा, ये लाएगा आपका सुभिक्षराजपुर। सुभिक्षराजपुर ले गया। और सुभिक्षराजपुर जो है वर्तमान में सुभिक्षराजपुर को हमने एक जगह माना कि सुभिक्षराजपुर जो है आज की डेट में सुबही गांव है। कौन सा गांव है, सुबही गांव। और ये तो बोलो सुबही गांव, या तो आजकल जो है जोशीमठ के पास जगह पड़ती है तपोवन, इस तपोवन के पास सुभिक्षराजपुर है। तो सुभिक्षराज, एक क्वेश्चन किसी पेपर में बना है, कनिष्ठ सहायक के पेपर में बना है, कहीं बना है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। एग्जाम में देखो, एग्जाम ने आपको किस तरीके से आपको बेहोश किया, आपको मतलब जो नया पढ़ रहा होगा उस सोचो एग्जामिनर कितना जालिम है। एग्जामिनर ने कहा कि जोशीमठ से शासन करने वाला अंतिम कत्यूरी शासक कौन था। जोशीमठ से शासन करने वाला अंतिम कत्यूरी शासक कौन था। इन द सेंस वो आपसे क्या पूछना चाह रहा था कि जोशीमठ के बाद राजधानी कहाँ गई, किसने ले गया, कौन ले गया, ये नहीं पूछा उसने किस लैंग्वेज में पूछा कि जोशीमठ से शासन करने वाला अंतिम कार्तिकेयपुर वंश का राजा कौन था। तो कौन था, सुभिक्षराज देव।
सुभिक्ष राजदेव ने क्या करा, राजधानी कुछ समय उस समय जोशीमठ थी, और जोशीमठ से कहाँ ले गया, सुभिक्ष राजपुर। दूसरी राजधानी आ गई यहाँ पर, सेकंड राजधानी। ठीक है, जोशीमठ से राजधानी कहाँ चलेगी, सुभिक्ष राजपुर। तो जोशीमठ से राजधानी हस्तांतरित करके कहाँ ले गया, सुभिक्ष राजपुर। कौन, सुभिक्ष राजदेव। इसके अलावा मैंने कभी बताया राजधानी चेंज हुई अभी तक, ये 14वां नंबर का राजा है। अब ये राजधानी कहाँ ले गया, सुभिक्ष राजपुर। अच्छा, अब जो है सुभिक्ष राज की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है, सुभिक्ष राजदेव की जो जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है इसके पांडुकेश्वर अभिलेख से। किससे, पांडुकेश्वर अभिलेख। और मैंने आपको जब क्लास अभिलेख वाली क्लास बताई थी इसमें, तो मैंने आपको वहां पे भी डिस्कस किया था कि पांडुकेश्वर से हमें 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, या 4 राजाओं का अभिलेख है। 4 राजाओं में कौन, 2 तो ललित सूर्यदेव के हैं यहाँ, ललित सूर्यदेव एक शासन के 21वें वर्ष में और एक 22वें वर्ष में। तो 2 तो पांडुकेश्वर में किसका अभिलेख है, ललित सूर्य के। एक किसका है, पद्मदेव का, और एक किसका है, पद्मदेव के बाद सुभिक्ष राज। तो पांडुकेश्वर से हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो हम ये भी क्वेश्चन मान सकते हैं कि कत्यूरी राजाओं के जो सबसे ज्यादा अभिलेख है वो कहां से मिले हैं, पांडुकेश्वर अभिलेख से। और सबसे ज्यादा अभिलेख किसने जारी करे, अभिलेख जारी किसने करे थे, अभिलेख जारी करने वाला था ललित सूर्यदेव। और इसी को हमने क्या माना है, सबसे प्रतापी शासक। इसकी उपाधि क्या थी, काली कलंक मग्न धरती का मग्न अवतारक 12 अवतार के समान। इसी के साथ साथ हमने कहा था नहीं तो ये इनकी एक उपाधि है जो भूदेव के बागेश्वर अभिलेख से शिलालेख से हमें पता चलती है कि बागेश्वर शिलालेख में लिख रहे हैं कि सभी कत्यूरी राजा जो हैं गिरिराज चक्र चूड़ामणि परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि लेते थे। किसको उपाधि लेते थे, गिरिराज चक्र चूड़ामणि। कंफ्यूज नहीं होना, काफी बड़ी उपाधि है। शायद इतना काम किया हुआ इन्होंने, काम तो इन्होंने देखो बहुत कुछ किया है मेरे हिसाब से। और व्यक्तिगत तौर से मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में अगर कोई राजनीतिक शक्ति है जिसने गढ़वाल और कुमाऊं पर एक साथ शासन किया था, वो भी कार्तिकेयपुर शासक ही थे। और कार्तिकेयपुर शासक इष्ट देवगण को हम बोलते हैं, इसने पूरे गढ़वाल को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके साथ ही विशेष हो जाता है कार्तिकेयपुर में कत्यूरी कला। कत्यूरी जो मंदिर शैली है, ये मंदिर शैली जो आज भी हमारे उत्तराखंड में जितने भी मंदिर हैं सब कार्तिकेयपुर राजाओं या कार्तिकेयपुर राजवंशों की देन है। इनको इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी सूर्यवंशी कह रहे हैं। कौन से वंशी कह रहे हैं, सूर्यवंशी कह रहे हैं कि ये सूर्यवंशी राजा थे। और कार्तिकेयपुर वंश जब खत्म होता है तो कहते हैं कि उत्तराखंड या कुमाऊं का सूर्य अस्त हो गया। तो आप समझ सकते हो प्रजा और हमारे स्थापत्य कला के लिए ये कितना महत्वपूर्ण वंश रहा होगा। आपके पास अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, तो कत्यूरी कला और कार्तिकेयपुर राजवंश और इनके बनाए गए मंदिर जो आज हमारे उत्तराखंड के जो है रेवेन्यू का सबसे मुख्य साधन है, वो कार्तिकेयपुर राजाओं की वजह से। आज अगर उत्तराखंड को राज्य से बाहर या अगर देखें देश विदेश में अगर कोई लोग उत्तराखंड को जानता है तो सिर्फ इन मंदिरों की वजह से जानता है। मानसखंड मंदिर माला मिशन, गढ़वाल मंदिर माला मिशन जो चल रही है सरकार की, और पर्यटन के क्षेत्र में जो सरकार केदारनाथ, मदमेश्वर, जो ट्रैकिंग, रुद्रनाथ, इतने मंदिरों को चला रही है। ये मंदिर किस काल के हैं, कत्यूरी काल के मंदिर हैं। और माना जाता है कि कत्यूरी के समय ही कौन आए थे, हमारे शंकराचार्य यहाँ पहुँचे थे। और शंकराचार्य ने क्या करा था, यहीं पर अपना देह त्याग किया था। और जो देह त्याग किया था वो कहाँ किया था, कहाँ किया था, केदारनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर सुभिक्ष राजदेव कहाँ है, राजधानी कहाँ ले जाएगा, सुभिक्ष राजपुर। इसकी जानकारी कहाँ से, पांडुकेश्वर अभिलेख से। तो मैंने कहा था गुरुजी इनके कितने अभिलेख मिले थे, 9 अभिलेख। कितने राजा मिले थे, 14 राजा। तो अपनी कॉपी में नोट कर देना, राजा भी देखो 14 है। 9 अभिलेख में अगर हम देखें तो 9 अभिलेख तो बहुत आसान है, जगह लिख दो पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर से टोटल कितने अभिलेख मिले, 4। 2 ललित सूर्यदेव के, एक पद्मदेव का, एक सुभिक्ष राजदेव का। पांडुकेश्वर से 4 हो गए। हम मानते हैं बागेश्वर, बागेश्वर मंदिर से है, बागेश्वर जो शिलालेख है हमारे पास, वहां से हमें 2 के मिले। ठीक है, एक बागनाथ मंदिर,
बागेश्वर में, वहां ललित सूर्यदेव बागनाथ मंदिर का निर्माण कर रहा है। अब भूदेव बैजनाथ मंदिर का निर्माण कर रहा है, और दोनों को बोलते हैं बागेश्वर अभिलेख। तो 4 और 2 6 हो गए। इसके बाद एक अभिलेख मिला है कंडाला से। कंडाला से कितना मिला? एक अभिलेख। तो 4 और 6 एक 7 अभिलेख हो गए। अभी कुछ अभिलेख बच रहे हैं। एक अभिलेख आया है कहाँ से? बालेश्वर मंदिर से। बालेश्वर मंदिर से भी देसठ देव का अभिलेख मिला है। किसका अभिलेख मिला हुआ है? देसठ देव का। तो 4 2 6 वो एक 7 और एक 8 हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो है बागेश्वर में ही कुछ खंडित शिलालेख मिले हैं। खंडित शिलालेख प्राप्त हुए हैं बागेश्वर में। यहाँ पर इतिहासकार ये भूदेव के हैं। किसके हैं? भूदेव के। ये भूदेव यहीं पर एक उपाधि ले रहा है। किसके? बौद्ध श्रमण शत्रु। बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि कौन ले रहा है? भूदेव। इसी के अलावा हम बोले अगर कि यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख जो है बागेश्वरी से मिलता है, वो मिलता है त्रिभुवन राज का। किसका मिलता है? त्रिभुवन राज का। और बागेश्वर से हमें दूसरा अभिलेख मिलता है भूदेव का। और त्रिभुवन राज बागनाथ मंदिर बनाता है, बागनाथ मंदिर का निर्माण कराने में सहायता करी। अब भूदेव को बोलते हैं इसने बैजनाथ में क्या करा? बैजनाथ से क्या करा? बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अब देखो इनके अभिलेख थे ना, इनके अभिलेख, तो इनके अभिलेखों के लेखक कौन थे? एक छोटा सा फैक्ट बनेगा, अभिलेख और अभिलेखों के लेखक। ऐसा डब्बा बना दो। अभिलेख जो है ललित सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव के जो अभिलेख लिखे हैं वो लिखा है गंगभद्र ने। किसने लिखा हुआ? गंगभद्र ने। देसठ देव के अभिलेख लिखे हैं भद्र ने। उसके अलावा पदम देव और सुभिक्ष राजदेव, इनके जो दोनों के पदम देव और सुभिक्ष राजदेव, इनका जो अभिलेख लिखा हुआ एक ही आदमी लिखा, इसका नाम है नंदभद्र। क्या नाम है? नंदभद्र। तो हम एक चीज पकड़ रहे हैं, यहां पर एक नाम है भद्र। तो ये जो भद्र है ये क्या करता है? अभिलेख जारी करते थे, ये अभिलेखों के लेखक थे। जो अभिलेख जारी करते थे, अभिलेख में जो राजा का नाम ललित सूर्यदेव, सर्वाधिक अभिलेख है इसके। ठीक है, तो इसका अभिलेख किसने लिखा? गंगभद्र ने लिखा। नाम लिखा होगा नीचे गंगभद्र, जैसे साइन कर देना, जी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे साइन है। तो ललित सूर्यदेव के जो अभिलेख लिखे वो गंगभद्र ने लिखे। देसठ देव के जो अभिलेख लिखे वो भद्र ने लिखे। पदम देव और सुभिक्ष राज के जो अभिलेख लिखे वो नंदभद्र ने लिखे। ठीक है, और आगे फिर एक हेडिंग बनाओ, राजा, और यहाँ डालो सेनापति। इनके अभिलेखों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो सबसे प्रतापी राजा था ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव का सेनापति का नाम था अरियट। क्या था? अरियट। उसके अलावा देसठ देव का जो सेनापति था उसका नाम था नंदादित्य। क्या नाम था? नंदादित्य। ठीक है। पदम देव का जो सेनापति था उसका नाम था नारायण दत्त तिवारी। पदम देव का जो था वो नारायण दत्त था। इसके अलावा सुभिक्ष राजदेव का जो था सेनापति था वो ईश्वर दत्त था। लिख देना, नाम कभी आ गया ना तब है कि ये कंफ्यूजन मिलेंगे नहीं आपको किताबों में। सुभिक्ष राजदेव,
इसका सेनापति का नाम क्या है? ईश्वरदत्त। लेकिन यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेनापति में मानूं तो वो ललित सूर्यदेव का हो सकता है, जो पेपर वाला पूछ सकता है आपको, अरियट। ये इसलिए क्योंकि सबसे प्रतापी शासक है, और सबसे प्रतापी शासक का सेनापति आना ही आना है। और ललित सूर्यदेव ने अपने को प्रतापी किस अभिलेख में बताया? पांडुकेश्वर। और इसका जो कंडारा अभिलेख है ललित सूर्यदेव का, वो संस्कृत भाषा का सबसे शुद्धतम अभिलेख है। अभिलेखों में ज़्यादा चर्चा हो रही है इनकी, है ना। ये हो गया राजा और सेनापति, बना दिया। अब अगला डालो राजा, इधर डालो मंत्री। ठीक है, मंत्री में एक मंत्री था वीजक, यही है इंपॉर्टेंट वीजक वाला। वीजक जो है वो ललित सूर्यदेव का मंत्री है। ललित सूर्यदेव के बाद देसठ देव, देसठ देव का जो मंत्री है वो है हरि शर्मा। क्या है? हरि शर्मा। उसके बाद पद्मदेव, पद्मदेव का जो सेनापति है वो है भट्ट धन। उसके बाद सुभिक्षराज देव, इसका सेनापति का नाम है कमलापति। यहां पर जो इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वो इंपॉर्टेंट होगा ललित सूर्यदेव वाला ही। और इसका सेनापति का नाम मैंने आपको बता दिया। सेनापति कौन था इसका? आर्यट। ठीक है, देसठ देव का सेनापति कौन था? यहाँ पर सेनापति हमने ऊपर लिख दिया, फिर भी लिख दो, नंदादित्य। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका सेनापति कौन था? नारायण दत्त। ठीक है, और इसका था नारायण दत्त के बाद इसका था ईश्वर दत्त। ये सेनापति था। लेखक बोले तो गंगभद्र, अभिलेख के लेखक। तो ललित सूर्यदेव का कौन था? गंगभद्र। फिर ललित सूर्य के बाद देसठ देव, इसका कौन था? भद्र। पद्मदेव का कौन था? पद्मदेव का और सुभिक्षराज देव का, इनका एक ही था, नंदभद्र। ठीक है, ये अभिलेखों के लेखक। तो ये डायग्राम बना देना, ये अभिलेखों के लेखक हैं, ये राजा हैं। समझ पा रहे हो ना? ये अभिलेख जो है, और टोटल कितने अभिलेख हैं? 9। ठीक है, इसको लिखो, मैं पानी पीता हूं। लिखना है ये अभिलेख के लेखक गंगभद्र ललित सूर्यदेव, भद्र देसठ देव, नंदभद्र पद्मदेव सुभिक्षराज। ठीक है, ऐसा इसको एक डायग्राम सा बना देना है। ठीक है, नंदादित्य लिखा हुआ है, नंदादित्य। ठीक है, आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं इसके बाद कि जो है कार्तिकेयपुर राजवंश जो है, इस समय जो है कार्तिकेयपुर राजवंश जो है इनके विषयों में बटा था। विषय इसके जिले थे, टोटल 5 विषयों में फैला हुआ था। कितने विषय में फैला हुआ था? टोटल 5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 5 विषयों में फैला हुआ था। इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि कैसे कार्तिकेयपुर राजवंश जो है अब धीरे धीरे खिसक कर कहाँ आ जाएगा? बागेश्वर रणचूलाकोट में आ जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ते कत्यूरी जो है कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होने के बाद ये छोटी छोटी शक्तियों में बटेंगे। है वो कत्यूरी राजा, लेकिन इस समय क्या? छोटी कार्तिक, इसलिए हमने कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा। अब बाद में हम इन्हें कत्यूरी राजवंश पढ़ते हैं। और कत्यूरी राजवंश को हम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कत्यूरी राजाओं को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अशोक चल का आक्रमण, और अशोक चल के आक्रमण के साथ साथ कमादेश का अभियान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास कल।